नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। विल्नियस की नेटो समिट का आज आखिरी दिन है। इस समिट के खत्म होने से पहले ही रूस ने घोषणा कर दी है कि विश्व युद्ध अब टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए रूस ने कहा है कि यूक्रेन को दिया जा रहा समर्थन विश्व युद्ध की चिंगारी पर पेट्रोल छिड़कने जैसा है। पुतिन ने विल्नियस की समिट से पहले ही 2 मोर्चों पर बड़ी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। आर्कटिक के सफेद समंदर से कभी भी न्यूक्लियर बवंडर शुरू हो सकता है। देखिए क्या है पुतिन का डबल न्यूक्लियर गेम और कौन कौन से देश हैं रूस के टारगेट पर। I agree. Fire on mine. विल्नियस के महामंथन में नेटो के 31 देश रूस को हराने का एजेंडा बनाने के लिए जुटे और उधर अकेले पुतिन ने पूरे नेटो को खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यानी एक तरफ 31 और दूसरी तरफ अकेला व्लादिमीर। विल्नियस में 2 दिन का महामंथन हुआ और यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर दर्जनों शहरों पर रूस का बारूद बरसता रहा। विल्नियस समिट में ज़ेलेंस्की के समर्थन के लिए 31 देश जुटे और अकेले रूस ने 2 दिन ताबड़तोड़ बारूद बरसाकर स्पष्ट कर दिया कि 31 देशों से पुतिन अकेले लोहा लेने को तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन रूस की सीमा से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर रूस पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और पुतिन ने इस दबाव का जवाब विध्वंसक बारूद से दिया। विल्नियस समिट से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका असर यह हुआ कि रूस ने नाटो से सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन से सहयोग वापस नहीं लिया गया तो विश्व युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार होंगे। रूस की चेतावनी के बाद दुनिया की 2 बड़ी हस्तियों ने एक ही दिन में विश्व युद्ध के खतरे वाले बयान जारी किए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में घसीट रहे हैं। अमेरिका के पर्यावरणविद और बड़े वकील रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है कि रूस के खिलाफ व्यूह रचना अमेरिका के लिए बहुत घातक हो सकती है। 70 साल के रॉबर्ट एफ कैनेडी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं और सुनिए उन्होंने सार्वजनिक मंच से क्या कहा है। Today, we have surrounded Russia. We have moved it not 1 inch to the east, but 1,000 miles and 14 nations. We have surrounded Russia with missiles and military bases, something that we would never tolerate if the Russians did that to us. मेदवेदेव, ट्रंप और कैनेडी, इन तीनों के बयान वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी माने जा रहे हैं। ये बयान पुतिन की बड़ी सामरिक तैयारी के बाद आए हैं। पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। इस प्लान के 2 अहम ठिकाने हैं। सबसे पहला ठिकाना है बेलारूस, जहां वैगनर लड़ाकों का सैन्य कैंप बन चुका है। दूसरा अहम ठिकाना है पुतिन का आर्कटिक सैन्य बेस, जहां परमाणु हथियार तैनात हैं।
ये बेलारूस के ओसिपोविची शहर में तैयार किया गया पीएमसी वैगनार ग्रुप का कैंप है। इस कैंप में रूस से आए वैगनार ग्रुप के लड़ाके रह रहे हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वैगनर ग्रुप बेलारूस की सेना के साथ रहेगा। वैगनर ग्रुप को बेलारूसी सेना को स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेटो की विल्नियस समिट से पहले ही वैगनार बेलारूस पहुंच गए और अब आशंका है कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। रूस ने एक साथ दोहरे प्रहार की रणनीति तैयार की है। एक झटके में कीव पर हमला और ठीक उसी वक्त नेटो देशों के हमले की तैयारी हो चुकी है। आर्कटिक रीजन में रूस के न्यूक्लियर बेस पर हथियारों की तैनाती हो चुकी है। रूस ने आर्कटिक के न्यूक्लियर बेस पर Tu-160 और Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं और इन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लोड है। इसके साथ ही इस बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी तैनात है, जो एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। आर्कटिक सागर में रूस का वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव भी गश्त लगा रहा है। इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल अटैक के लिए तैयार है। इसी क्षेत्र में रूस की सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद सबमरीन भी है। इस पर तैनात पोसाइडन न्यूक्लियर विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार है। सात जुलाई को रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हुई आपात बैठक के बाद ही पुतिन ने आर्कटिक बेस पर न्यूक्लियर तैनाती कर दी। रूस के स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। सात जुलाई को रूस के दो अलग अलग एयरबेस से 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। 2 व्हाइट स्वान Tu-160 बॉम्बर्स रूस के सोवियत्स्की सैन्य बेस से उड़े। 2 Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने चुकोटका एयरबेस से उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स पर किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। 7 जुलाई की रात दोनों विमान आर्कटिक सर्कल में उतरे हैं। आर्कटिक में रूस के न्यूक्लियर बेस पर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब रूस का टारगेट आर्कटिक रीजन के नेटो और अमेरिकी समर्थक नॉर्डिक देश हैं। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों देश नेटो संगठन का हिस्सा हैं। इन सभी देशों पर पुतिन की आर्कटिक परमाणु तैनाती से सीधा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन का प्लान है नेटो और यूक्रेन को एक साथ दोहरा हमला करके नष्ट करना, और वो भी ऐसा हमला जिसे रोकने की क्षमता दुनिया के किसी एयर डिफेंस के पास नहीं है। आर्कटिक रीजन से पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसने के लिए तैयार हैं। विश्व युद्ध की चिंगारी कभी भी विश्व विनाशक ज्वाला बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के युद्ध के मैदान से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दरअसल इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रूस नॉर्वे के फाइटर जेट आमने सामने आ गए। बैरेंट सागर में आमने सामने आए ये दोनों जेट। रूस के MiG-31 ने नॉर्वे का विमान खदेड़ दिया। किस तरह से रूस के MiG-31 ने नॉर्वे के विमान को खदेड़ा, देखिए आमने सामने आए विमान, और उसके बाद रूस के विमान ने MiG-31 ने नॉर्वे के विमान को एयर स्पेस से बाहर का रास्ता दिखाया।
फिनलैंड के बाद अब स्वीडन भी नेटो में शामिल होने की संभावना प्रबल कर चुका है। हालांकि पूरे प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर देर सबेर ही सही स्वीडन अब हर हाल में नेटो का 32वां मेंबर बनेगा, जो रूस के लिए खतरे का सिग्नल है। ऐसे में जब आशंका ये जताई जा रही है कि पुतिन का सारा फोकस अब स्वीडन पर है और स्वीडन के संपूर्ण विनाश की तैयारियां रूस में शुरू भी हो चुकी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि स्वीडन का नामो निशान मिटाने के लिए पुतिन बैटल ऑफ पोल्टोवा के पार्ट 2 का भी आगाज कर सकते हैं। 1314 साल पुराने जंगी इतिहास को एक बार फिर दोहरा सकते हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। This summit is an historic summit. Sweden will become a full-fledged member of the alliance. क्या पुतिन का फोकस यूक्रेन के बजाय अब स्वीडन पर शिफ्ट होने वाला है? क्या रूसी डिफेंस के विनाशक प्रहार से स्वीडन का कोना कोना दहलने वाला है? जो हश्र यूक्रेन का हुआ, क्या उससे भी ज्यादा भयावह मंजर स्वीडन में होने वाला है? बाल्टिक सी के पश्चिमी छोर पर बसा यह मुल्क तबाह होने वाला है। दुनिया के नक्शे से स्वीडन का नामो निशान मिटने वाला है। ये सवाल जहन में यूं ही नहीं उठ रहे। दरअसल इसके पीछे की वजह है नेटो समिट के दौरान स्वीडन को लेकर बड़ा फैसला होना। वो ये कि देर सबेर ही सही, मगर स्वीडन अब नेटो का 32वां सदस्य बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग में सीधी एंट्री मार सकता है, क्योंकि तुर्की ने स्वीडन की सदस्यता को लेकर सहमति जता दी है। बस इसी के चलते अब यह आशंका जताई जाने लगी है कि स्वीडन पर जल थल नभ से प्रहार हो सकता है। पुतिन के न्यूक्लियर प्रकोप से बाल्टिक सी दहल सकता है। ऑपरेशन पोल्टोवा 2.0 का आगाज हो सकता है। जितनी खुशी स्वीडन को नेटो में शामिल होने की है, उससे कई गुना ज्यादा गुस्से में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन है, क्योंकि फिनलैंड के बाद स्वीडन का नेटो में जाना यानी बाल्टिक सी में रूस का दबदबा कम होना। इतना ही नहीं, बाल्टिक सी में रूस के खिलाफ घेराबंदी भी होना है, क्योंकि स्वीडन अगर नेटो में शामिल हो गया तो फिर बाल्टिक सी में रूस का कुल कोस्टल एरिया करीब 512 किलोमीटर का है। ऐसे में सीधे तौर पर नेटो की पहुंच बाल्टिक सी के काफी बड़े हिस्से में हो सकती है। इतना ही नहीं, बाल्टिक में मौजूद रूस के 2 बड़े मेनलैंड को भी निशाना बनाया जा सकता है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि फिनलैंड से सटा शहर है और ये रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का होमलैंड भी है, और दूसरा कैलिनिनग्राड, जो कि बाल्टिक सी के दक्षिणी छोर पर मौजूद है और इसे रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी के नाम से जाना जाता है। बस इसी बात से रूस भड़का हुआ है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो सीधे तौर पर स्वीडन को धमकी तक दे दी है। Геополитические условия нам удается поддерживать положительную динамику взаимной торговли. По итогам прошлого года तो क्या स्वीडन पर कब, कहां और कैसे हमला करना है, इसकी तैयारी रूसी डिफेंस कर चुका है।
क्या सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राड तक रशियन नेवी ने अपनी बाल्टिक फ्लीट को एक्टिव कर दिया है? क्या स्वीडन का कोना कोना रूसी मिसाइलों के टारगेट पर सेट हो चुका है? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर एक बात शीशे की तरह साफ है, वो ये कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन 314 साल पुराने इतिहास को फिर से दोहराने की तैयारी में है और इस बार स्वीडन के खिलाफ बाल्टिक सी में बैटल ऑफ पोल्टोवा 2.0 का आगाज कर सकते हैं। 8 जुलाई 1709, करीब 314 साल पहले इसी तारीख को स्वीडन और रूस में भीषण जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ पोल्टोवा के नाम से जाना जाता है। जानते हैं ये जंग रूस और स्वीडन के बीच क्यों हुई? ब्लैक सी पर कब्जे के लिए। दरअसल ब्लैक सी पर कब्जे के लिए स्वीडन ने युद्ध का आगाज किया। स्वीडिश सेना के 24,000 जवानों ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उस दौरान यूक्रेन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। स्वीडिश किंग चार्ल्स ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया, लिहाजा रूसी शासक पीटर द ग्रेट ने जंग का ऐलान कर दिया। रूस के 42,500 जवानों ने स्वीडिश सेना पर धावा बोला। उस दौरान भी सोवियत संघ की फौज स्वीडन की सेना पर भारी पड़ी, क्योंकि रूस की सेना के पास 102 से ज्यादा गन्स थी। बस फिर क्या, ब्लैक सी पर कब्जे को लेकर हुए बैटल ऑफ पोल्टोवा को रूस ने जीत लिया। और अब उसी स्वीडन के खिलाफ पुतिन ऑपरेशन पोल्टोवा 2.0 का आगाज कर सकते हैं। स्वीडन पर तीनों वॉर फ्रंट यानी जल थल नभ से प्रहार कर सकते हैं और मुमकिन यह भी है कि स्वीडन के साथ साथ यूरोप के बाकी मुल्क भी पुतिन के एटमी प्रकोप की चपेट में आ सकते हैं। स्वीडन को अगर नेटो की सदस्यता मिलती है तो एक बात साफ है, स्वीडन का वजूद तो खत्म होगा ही, इसके साथ साथ पूरे यूरोप के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। आज नहीं तो कल स्वीडन को नेटो की सदस्यता देकर अगर अमेरिका और पश्चिमी देश छाती चौड़ी कर रहे हैं, स्वीडन के जरिए रूस को चौतरफा घेरने का प्लान बना रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि अगर पुतिन का माथा ठनका तो यूक्रेन स्वीडन तो छोड़िए, महाशक्ति अमेरिका भी पुतिन के तांडव से बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन से अटैक किया गया है। रूस ने शाहिद ड्रोन से बड़ा हमला किया है। रूस का 15 शाहिद ड्रोन से अटैक करने का दावा, 15 में से 11 ड्रोन मार गिराए गए, ये यूक्रेन ने दावा किया है। नेटो मीटिंग में भले ही रूस के खिलाफ कोई पुख्ता रणनीति नहीं बन पाई हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ऐलान से महायुद्ध की दस्तक हो सकती है, क्योंकि जिस विनाशकारी बम को 120 देशों ने बैन किया हुआ है, उसी क्लस्टर बम की खेप अमेरिका ने यूक्रेन को भेज दी है। इस बीच रूस ने भी धमकी दी है, अगर यूक्रेन ने एक भी क्लस्टर बम फोड़ा तो रूस अपने महाविनाशक हथियारों को जंग के मैदान में उतार देगा और यूक्रेन को पूरी तरह से खाक में मिला देगा। Welcome back to the NATO summit. It's really Imagine Russia is the United States. बाइडेन का क्लस्टर ज़ेलेंस्की के लिए भस्मासुर।
क्लस्टर बम फटेगा, यूक्रेन खाक हो जाएगा। और क्लस्टर से तबाही का नजारा कुछ ऐसा होगा। आसमान से बारूद की बारिश होगी। फुटबॉल के कई मैदानों जितने बड़े इलाके में भारी तबाही मचेगी। क्लस्टर वेपन इतना खतरनाक है कि इसका असर जंग और जंग खत्म होने के बाद भी रहता है। यही वजह है कि 120 देशों ने क्लस्टर बम को बैन किया हुआ है। क्लस्टर कितना ज्यादा विनाशक है ये जानते हुए भी अमेरिका यूक्रेन को इसकी खेप दे रहा है। 800 मिलियन के पैकेज में क्लस्टर बम भी दिए जा रहे हैं और इसका ऐलान बाइडेन ने खुलकर कर दिया। बाइडेन को इसका अंदाजा जरूर होगा कि अगर यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया तो रूस पलटवार में क्लस्टर बॉम्ब का पूरा जखीरा निकाल लेगा। साथ ही वो विनाशकारी हथियारों को जंग में उतार देगा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। बाइडेन ने क्लस्टर बम को लेकर क्या कहा है ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम क्लस्टर बम से किस तरह की तबाही होगी उसके बारे में बताते हैं। एक तस्वीर अमेरिका द्वारा इस्तेमाल क्लस्टर बम की है और दूसरी तस्वीर रूस द्वारा इस्तेमाल क्लस्टर बम की है। रूस ने साल 2016 में सीरिया के अलेप्पो पर फाइटर जेट से क्लस्टर बम गिराए थे। देखिए कैसे पूरे शहर में एक साथ कई जगह बारूदी बारिश हो रही थी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये साल 2019 की है जब अमेरिका ने इराक के टिग्रिस में क्लस्टर बम गिराकर भारी तबाही मचाई थी। देखिए कैसे पूरा शहर बारूदी बवंडर में घिर गया था। इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लस्टर वेपन के जरिए कैसे शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। फिर भी क्लस्टर के इस्तेमाल को हरी झंडी देकर बाइडेन ने एक भयानक युद्ध का अलार्म बजा दिया है, क्योंकि मौत का सामान खुद अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। हालांकि यूक्रेन को क्लस्टर देने का ऐलान बाइडेन ने नेटो मीटिंग से पहले ही कर दिया था, यानी अमेरिका मन बना चुका है कि जंग भयानक दौर में पहुंचे, क्योंकि रूस की तरफ से कह दिया गया है कि अगर क्लस्टर बम दिए गए तो जवाब भी क्लस्टर बम से ही दिया जाएगा। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, नेटो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार देने जा रहे हैं, जिसमें मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और क्लस्टर बम भी शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी देशों की मंशा साफ है कि अब तीसरा विश्व युद्ध एकदम पास है, क्योंकि यूक्रेन ने टोकमेक में क्लस्टर गिराकर हमें विनाशकारी हथियार निकालने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन द्वारा क्लस्टर बम गिराने का दावा रूस ने ऐसे वक्त में किया है जब लिथुआनिया में रूस के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन यूक्रेन को क्लस्टर देकर अमेरिका ने सेल्फ गोल कर लिया, जिससे रूस को मौका मिल गया है कि वो न सिर्फ क्लस्टर बम से अटैक करे बल्कि अपने सबसे घातक हथियारों को जंग में उतार दे।
तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके टोकमेक और चेर्निहिव्का में क्लस्टर बम गिराए हैं। ये दोनों ही ज़ेपोरिजिया रीजन में पड़ते हैं। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने धमकी भी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देकर रूस को भी क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, शोइगु ने आगे कहा है कि रूस के क्लस्टर बम अमेरिका के क्लस्टर से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। दरअसल बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर देकर रूस को मौका दे दिया है, जहां रूस अब खुलकर यूक्रेन पर सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही मचेगी और रूस पर कोई भी देश उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि क्लस्टर का इस्तेमाल पहले यूक्रेन ने किया है। दरअसल अमेरिका की ये चाल न सिर्फ यूक्रेन के लिए भस्मासुर साबित हो सकती है, बल्कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती है। यही वजह है कि बाइडेन के ऐलान का कई नेटो देश भी विरोध कर रहे हैं। खुद अमेरिका में भी मुखालफत हो रही है। पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन का यूक्रेन को क्लस्टर देने का फैसला अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में जबरन शामिल होने का न्योता है। इसके अलावा कई नेटो देश अमेरिका के इस फैसले से नाराज हैं। ये वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्लस्टर देने के खिलाफ हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, हंगरी और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब सोचिए, जिस बम के नाम से कोहराम मच गया है, जब उसका इस्तेमाल जंग में होगा तो कितना हाहाकार मचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का संहार, ज़ेलेंस्की का नेटो गद्दार। जी हां, लिथुआनिया की राजधानी में नेटो की बड़ी बैठक हुई। इसमें ज़ेलेंस्की को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। इधर नेटो ने यूक्रेन के साथ विश्वासघात किया और उधर रूस ने यूक्रेनी शहरों को बारूद से पाट दिया। जिस वक्त विलिनियस में यूक्रेन का अरमान टूटा, उसी समय यूक्रेन में तबाही का तूफान आ गया। पुतिन की फौज ने एक साथ यूक्रेन के 12 शहरों को खंडहर बना दिया। सवाल यह है कि जब यह क्लियर हो गया है कि यूक्रेन को नेटो का साथ नहीं मिलेगा, तो अब उसका क्या होगा? जिस वक्त नेटो समिट में ज़ेलेंस्की के साथ विश्वासघात हो रहा था, उस वक्त यूक्रेन पर रूस बारूदी आघात कर रहा था। विलिनियस में जिस वक्त यूक्रेन के साथ धोखा हो रहा था, उसी वक्त यूक्रेनी शहरों पर रूस की मिसाइलें बरस रही थी। जिस वक्त नेटो की बैठक में ज़ेलेंस्की के अरमान चकनाचूर हो रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन यूक्रेन को बारूद से पाट रहे थे। नेटो समिट में ज़ेलेंस्की के हाथ खाली रह गए। अलबत्ता यूक्रेन को पुतिन के कोप का शिकार होना पड़ा, क्योंकि पुतिन नेटो समिट से भड़के हुए थे, क्योंकि इस समिट में यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर फैसला होना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस पहुंचे थे। वही विलिनियस जहां पर नेटो की एक बेहद अहम बैठक हुई। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि यूक्रेन को इस बैठक में न केवल नेटो की मेंबरशिप मिलेगी, बल्कि हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिलेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन को ना तो नेटो की सदस्यता मिली और ना ही जंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हुआ, और इस तरह ज़ेलेंस्की के अरमानों पर पानी फिर गया।
उनकी चाहत अधूरी रह गई। नेटो मेंबरशिप पर सिर्फ 4 बातें कही गई। पहली, सदस्यता के लिए शर्तें हल्की की जाएंगी। दूसरी, इजराइल और दक्षिण कोरिया के मॉडल पर सुरक्षा देंगे। तीसरी, यूक्रेन को मदद का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाएंगे। चौथी, यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 11 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है। नेटो ने लॉलीपॉप दिया तो जेलेंस्की भड़क गए। जेलेंस्की के साथ नेटो ने छल किया। यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो जेलेंस्की गुस्से से भर गए। ये तस्वीर उसी वक्त की है। फोटो में जेलेंस्की क्रोधित दिख रहे हैं, अकेले खड़े हैं। ये तस्वीर ऐलान कर रही है कि नेटो ने युद्ध में तबाह हो रहे जेलेंस्की और उनके देश को उसके हाल पर छोड़ दिया है, अकेला निहत्था। यूक्रेन को अगर नेटो की सदस्यता मिली होती तो जेलेंस्की इस फोटोशूट में खड़े होते, पर मेंबरशिप नहीं मिली, लिहाजा जेलेंस्की अलग थलग पड़ गए, अकेले असहाय। जेलेंस्की का गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि उन्होंने ट्विटर की दीवार पर नेटो के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल दी। यह बहुत ही बेतुका है। ना तो यूक्रेन की सदस्यता पर कोई फैसला लिया गया, ना ही सदस्यता के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई। जेलेंस्की के इस बयान के बाद भी नेटो टस से मस नहीं हुआ। यूक्रेन की सदस्यता पर बस इतना कहा गया है, यूक्रेन नेटो गठबंधन में तभी शामिल हो सकेगा जब सभी सहयोगी सहमत होंगे और शर्तें पूरी होंगी। नेटो के कई देशों ने सिर्फ मदद की रेवड़ी देकर जेलेंस्की को चलता कर दिया। इसी रेवड़ी के तहत ब्रिटेन ने 650 करोड़ रुपए का डिफेंस पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी 6,350 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। नॉर्वे 2,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। ऑस्ट्रेलिया 30 बुशमास्टर इन्फेंट्री व्हीकल्स देगा। लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन को क्रूज मिसाइल नहीं देने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन अकेला और निहत्था है। ऊपर से रूस की भीषण स्ट्राइक जारी है। पिछले 1 महीने में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। По-моему, они настолько раскрутили и разогрели эту тему со своим контрнаступлением, что практически там, если не полмира, то... रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने जो ऐलान किया है वही सच है। पिछले महीने 4 तारीख को यूक्रेन का काउंटर अटैक लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अब तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी हमले में 1 महीने में यूक्रेन के 26,000 जवान मारे जा चुके हैं। इसी दौरान यूक्रेनी फौज के 1600 से ज्यादा टैंक और 1400 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद में लेपर्ड टैंक और ब्रेडली व्हीकल्स शामिल हैं। रूसी एयर डिफेंस 1 महीने में यूक्रेन को 8 फाइटर जेट को तबाह कर चुका है। यूक्रेन का यह काउंटर अटैक उसके लिए आत्मघाती साबित हो चुका है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने के साथ ही फेल हो गया था। अब सूरत हाल यह है कि यूक्रेन के पास जंग लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे हैं। नेटो ने मदद का हाथ पीछे खींच लिया है, इसीलिए यूक्रेन अकेला और निहत्था पड़ गया है। यूक्रेन की इतनी बड़ी तबाही इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन और उनकी सेना जेलेंस्की को मिटा देने पर आमादा है। जिस वक्त जेलेंस्की लिथुआनिया की राजधानी में नेटो मेंबरशिप पाने का अरमान पाले बैठे थे, उस वक्त यूक्रेन पर आसमान से तबाही बरस रही थी। रूसी फौज ने निप्रो और चेरकेसी में 15 शहीद ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। रूस ने बैक टू बैक 225 धमाके किए, जिससे यूक्रेन का सूमी दहल गया। ज़ेपोरिजिया में रशियन स्ट्राइक में यूक्रेन के 200 सैनिक और 5 लेपर्ड टैंक खत्म हो गए।
रूस के Su-24 बॉम्बर ने बारूद बरसाया तो कुपियांस्क में यूक्रेनी आर्मी का रिपेयरिंग बेस ध्वस्त हो गया। खेरसोन में रूस के बारूदी बवंडर में अमेरिकी हॉवित्जर की कब्र खुद गई। खार्किव में भी यूक्रेन की कई पोजीशन और वेस्टर्न हथियार तबाह हो गए। डोनेस्क में अमेरिका के कई ब्रैडली व्हीकल्स तहस नहस हो गए। कुछ ब्रैडली व्हीकल्स रूसी फौज के कब्जे में आ गए हैं। रूसी फौज ने एक साथ यूक्रेन के 12 शहरों को टारगेट किया, जिससे पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। नेटो समिट में यूक्रेन को मिले झटके के बाद रूस की तरफ से 2 बड़े बयान जारी हुए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा, यूक्रेन का गेम ओवर हो चुका है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि वक्त खत्म हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध करीब है। मेदवेदेव ने यह भी कहा कि अब नेटो को खत्म करने का वक्त आ गया है। रूस की तरफ से यह ऐलान, ये प्लान असल में पुतिन के हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ नेटो के संहार की भविष्यवाणी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वॉर जोन में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। रूसी T-72 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक नष्ट हुआ। यूक्रेन की 63वीं ब्रिगेड ने किया यह बड़ा हमला। जंग में लगभग हार की कगार पर पहुंच चुके यूक्रेन को नेटो ने नई संजीवनी दे दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों की नई खेप मिलने जा रही है। ये वो मिसाइलें हैं जिनका इंतजार जेलेंस्की को काफी दिनों से था। यह भी माना जा रहा है कि नेटो से मिलने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों के नए जखीरे से युद्ध का रुख पलट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन भी नेटो की किलर मिसाइलों का जवाब देने के लिए भारी और घातक हथियारों को ला रहे हैं। रूस के ये वो विध्वंसक हथियार होंगे जिन पर पुतिन को सबसे ज्यादा भरोसा है। बदलेगा जंग का चेहरा, ज़ेलेंस्की को हथियारों का नया जखीरा। यूक्रेन की बढ़ी एयर पावर, नेटो के मिसाइल बरसाएगी कहर। पुतिन ने बदली रणनीति, युद्ध में होगी अब तक की सबसे बड़ी क्षति। नेटो समिट के आखिरी दिन वो फैसला हुआ जिसने ज़ेलेंस्की को बूस्टर डोज दे दिया। जिस लॉन्ग रेंज मिसाइल की नई खेप की डिमांड ज़ेलेंस्की बहुत दिनों से कर रहे थे, आखिर उनकी वो मुराद नेटो ने पूरी कर दी। यूक्रेन को जल्द ही फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलों की नई खेप मिलने जा रही है। नेटो समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों का नया जखीरा देने का ऐलान कर दिया। स्कैल्प मिसाइलें यूक्रेन को कब तक मिलेगी, इसका ऐलान फ्रांस ने नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि फ्रांस के इस फैसले से लंबी दूरी तक टारगेट करने की यूक्रेन की क्षमता बढ़ जाएगी। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के मामले में ब्रिटेन के बाद फ्रांस दूसरा देश बन गया है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देश लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं। ब्रिटेन ने सबसे पहले यूक्रेन को अपनी घातक मिसाइल स्टॉर्म शैडो की सप्लाई की, जो रूस के खिलाफ अब तक काफी कामयाब रही है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ही फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल का नाम दिया है। स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो की तरह स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। मिसाइल जीपीएस गाइडेड होती है। यह 4 मीटर मोटी कंक्रीट भेद देती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है, जबकि इसकी रफ्तार 980 किलोमीटर प्रति घंटे है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अब तक ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को अपने लिए वरदान मानता रहा है। फ्रांस से स्कैल्प मिसाइल की नई खेप मिलने के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यूक्रेन को उम्मीद है कि अब उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से वो एक साथ रूस पर हमले करेगा। रक्षा जानकारों के मुताबिक फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलों की नई खेप मिलने के बाद ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास ये सोचकर भी बढ़ गया है कि जिस तरह यूक्रेन की एयरफोर्स ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी ठिकानों पर तबाही मचा रही है, उसी तरह इस मिसाइल के फ्रेंच वर्जन से भी उसे जंग में बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। युद्ध रणनीतिकारों का मानना है कि फ्रांस से मिलने वाली स्कैल्प मिसाइलों की नई खेप के दम पर यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों में घातक हमला कर सकता है। वो फ्रांस की इन मिसाइलों से रूसी आर्टिलरी का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन क्या यूक्रेन जो सोच रहा है वो हकीकत में बदल पाएगा? क्या यूक्रेन और नेटो की विध्वंसक तैयारियों को देखकर पुतिन खामोश बैठेंगे? ये सच है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन नेटो समिट में रूस के खिलाफ लिए गए फैसलों को देखकर पुतिन ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को तबाह करने के लिए मॉस्को अपने भारी और अचूक हथियारों को जंग के मैदान में बड़ी तादाद में लाने जा रहा है। मॉस्को के इन हथियारों में शामिल है लैंसर 3 कामिकाज़े ड्रोन, टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 2 S7 पियोन यानी माल का तोप और कामोव KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर। रूस अपने इन हथियारों के दम पर यूक्रेन में शुरू से ही कहर मचा रहा है, लेकिन अब पुतिन इन घातक हथियारों को भारी संख्या में बैटलफील्ड में उतारने जा रहे हैं। पुतिन को उम्मीद है कि वो इनके दम पर यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग लंबी खिंच रही है, यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की को हार का डर सताने लगा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने रूस के उन टॉप अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है जिनकी रणनीति से रूस जंग में दबदबा बनाए हुए है। ज़ेलेंस्की चुन चुनकर उन तमाम टॉप मिलिट्री कमांडर को खत्म कर देना चाहते हैं जो रूस को जंग जिता सकते हैं। इस प्लान के तहत 2 दिन में 2 कमांडर को मौत के घाट भी उतार दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि ज़ेलेंस्की की इस रणनीति का जवाब रूस कैसे देता है। नेटो की मीटिंग में जो कुछ हुआ उससे ज़ेलेंस्की को समझ आ चुका है कि यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए बौखलाए ज़ेलेंस्की ने ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जिसमें चुन चुनकर उन तमाम अफसरों को मारा जा रहा है जिन्होंने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बदली रणनीति, अब टारगेट किलिंग का मंसूबा, चुन चुनकर मारे जाएंगे रूसी अफसर। और इसकी शुरुआत भी हो गई और ब्यांस्क में मौजूद रूस की पोस्ट पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग टोसकोव की मौत हो गई। बर्दियांस्क पोर्ट सिटी रूस के कब्जे में है, वहां तक यूक्रेन के सैनिक पहुंच नहीं सकते। उस इलाके को जीतने में लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग टोसकोव का बड़ा रोल रहा है। जनरल ओलेग सोकोव यूक्रेन में मौजूद रूसी सदर्न मिलिट्री के डेप्यूटी कमांडर थे जिन्होंने न केवल ज़ैपोरिजिया पर रूस का कब्जा कराया था बल्कि क्रीमिया तक पहुंचने वाले रास्ते में एक अभेद दीवार खड़ी करके यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा था। ओलेग सोकोव पर क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमला हुआ था। पिछले साल अगस्त में भी उन पर अटैक हुआ था, तब वो बाल बाल बचे थे और उनकी बहादुरी और युद्ध नीति की वजह से इस साल उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। ओलेग टोसकोव के अलावा एक और बहादुर अफसर को यूक्रेन ने टारगेट किलिंग में मार दिया। ब्लैक सी फ्लीट में सबमरीन कमांडर स्टानिस्लाव रजित्स्की की हत्या जॉगिंग करते वक्त की गई। स्टानिस्लाव को 4 गोली मारी गई। सबमरीन फ्लीट को लीड करने के अलावा वो रूस में नए सैनिकों की भर्ती एजेंसी की सदर्न कमांड को लीड कर रहे थे।
जिस तरीके से 2 दिनों में रूस के 2 जाबाज अफसरों को मारा गया वो साफ तौर पर बताता है कि यूक्रेन अब उन तमाम अफसरों को मारना चाहता है जो अभी तक जंग में अपनी रणनीति से यूक्रेन को बैकफुट पर धकेलते रहे हैं। हालांकि यूक्रेन टारगेट किलिंग करता रहा है, लेकिन अब हार के डर से इसे एक बड़े मिशन की तरह ले रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अब तक रूस के 15 टॉप मिलिट्री अफसरों को मार दिया, जबकि उसके टारगेट पर 4 रशियन जनरल, 58 कर्नल और 176 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में डटे हुए हैं। यूक्रेन जंग के बीच बारूदी तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम ने बैलिस्टिक ब्लास्ट करके खलबली मचा दी है। गौर करने की बात यह है कि किम ने अमेरिका को इसके लिए पहले ही धमकी दी थी और 24 घंटे के अंदर उसने नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके बाइडेन को भारी टेंशन दे दी। बारूदी तानाशाह ने एक बार फिर मिसाइल दागकर बड़ा धमाका किया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को टेंशन दे दी। उत्तर कोरिया ने बुधवार को समंदर से अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दागकर करीब 1000 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। साल 2023 में नॉर्थ कोरिया का यह 12वां मिसाइल परीक्षण है। दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने इस मिसाइल टेस्ट की पुष्टि की है। महज 1 महीने के अंदर बारूदी तानाशाह का ये दूसरा मिसाइल परीक्षण है, जिससे सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 15 जून को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। किम ने इस बार बैलिस्टिक फायर यूं ही नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम की ये बारूदी सनसनी बाइडेन को खुलेआम चुनौती है। किम ने अमेरिका को धमकी दी थी कि उत्तर कोरिया अमेरिकी जहाजों को मार गिराएगा। इस धमकी के 24 घंटे के अंदर ही तानाशाह किम ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। दस जुलाई को नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से एक आदेश जारी होते ही किम की वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ान भरने लगे थे। किम के पायलट्स को ऑर्डर दिया जा चुका था कि वो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के नजदीक मंडरा रहे एक 2 ही विमान को खदेड़ दें। लिथुआनिया की राजधानी में नेटो की जो समिट हो रही है उसका अहम मुद्दा रूस यूक्रेन जंग है। यूक्रेन की मदद से जुड़े रोड मैप को लेकर है, लेकिन इससे इतर नेटो समिट में टेस्ट क्रिकेट की सीरीज एशेस पर भी चर्चा हो रही है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। आखिर क्यों? देखिए क्या हुआ। एक तरफ यूक्रेन आग के शोलों में दहक रहा है। रूसी सेना के प्रहार से यूक्रेन के तमाम शहरों में बारूदी कोहराम मचा है। तो वहीं यूक्रेन से करीब 1200 किलोमीटर दूर विल्नियस में नेटो की समिट जारी है, जिसमें यूक्रेन क्राइसिस को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन नेटो की इस समिट में क्रिकेट का जुनून और आपसी टकराव भी चरम पर है, और वो भी एशेस टेस्ट सीरीज को लेकर, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही है। दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेस सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी मजबूत स्थिति में है। 3 मैच की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे चल रही है। वहीं मेजबान टीम इंग्लैंड काफी मुश्किलों में है। बस फिर क्या, जैसे ही नेटो मीटिंग के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपस में मिले तो दोनों के बीच एशेस का खुमार साफ साफ देखने को मिला। I'm sorry I didn't bring my sandpaper with me. See, there's a crease.
एशेज सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ब्रिटिश पीएम सुनक पर तंज कसा, लिहाजा सुनक ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। हालांकि दोनों के बीच मजाकिया तौर पर ही बातचीत हुई, लेकिन 25 सेकंड की इस बातचीत में सैंड पेपर लेकर जॉनी बेयरस्टो रन आउट विवाद तक पर चर्चा हुई। एक दूसरे को ट्रोल करने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने इस पूरी बातचीत को सिर्फ हंसी मजाक ही करार दिया, लेकिन इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा है। ट्रोलर ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ यूक्रेन जल रहा है तो वहीं यूक्रेन को बचाने की बात करने वाले क्रिकेट के फेर में पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।